नमस्कार। खुला आकाश कार्यक्रम में आप सभी बिहार की गौरवान्वित ऐतिहासिक सहिष्णुता से परिपूर्ण पारंपरिक और विरासतीय धरती में हम मौजूद पाटलिपुत्र की इस नगरी से और अपने स्टूडियो से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं रूपम त्रिविक्रम आज जो विषय में बात करने जा रही हूँ वो है कला संस्कृति और कला संस्कृति पदाधिकारी के साथ हम सभी अवगत कि बिहार अपनी सांस्कृतिक परिदृश्यों के कारण विश्व में हमेशा से ही विश्व विख्यात रहा है। अपनी संस्कृति के साथ साथ साहित्य, कला, पौराणिक ऐतिहासिकता, पर्यटन के लिए जाना जाता रहा। ऐसे में आवश्यकता जो चुनौतियां रही हैं कि बदलते दौर के साथ कहीं ना कहीं जो हाशिए पर कुछ दिन पूर्व ये बिहार जा चुका था संस्कृति के विकास में, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम कला संस्कृति पदाधिकारियों की नियुक्ति करें। और 2023 में वैकेंसी आती, 2024 में बिहार के 3800 जिले में कला संस्कृति पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप किसी भी देश एवं राज्य के बारे में जानना चाहते हो तो वहां की सांस्कृतिक विरासत को ताक झांक जरूर कीजिए। और अगर आप सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध है तो वो राज्य, वो देश काफी समृद्ध माना जाता है। तो बिल्कुल हम आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं कला संस्कृति पदाधिकारी डॉक्टर विभा जी, जो कि सारण में जिनकी पोस्टिंग है। मैं दूरदर्शन परिवार की ओर से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर विभा। विभा जी, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, पहले तो आपको शुभकामनाएं कला संस्कृति पदाधिकारी, जो कि सरकार और कलाकारों के बीच में सेतु का कार्य आप कर रही हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है डॉक्टर विभा कि एक कला संस्कृति पदाधिकारी का क्या काम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि कला संस्कृति पदाधिकारी की जो पोस्टिंग हुई है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ उनकी पोस्टिंग की गई है। ना सिर्फ पुरातत्व को, बल्कि संग्रहालय, कार्य निदेशालय जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और युवाओं के कल्याण को लेके, ये 4 हमारे निदेशालय का वर्क है जो हमारे वर्क में आते हैं। और कला संस्कृति पदाधिकारी का ये मुख्य 4 वर्क हर जिला में दिया गया है। मेरा भी सारण में पोस्टिंग हुई है और वहाँ आप को मैं बता दूं कि सारण कला संस्कृति का धरती रहा है। भिखारी ठाकुर की धरती है, महेंद्र मिश्र की धरती है। साथ ही हमारे पुरातत्व निदेशालय के चिरांद जैसे पुरातात्विक स्थल भी है। संग्रहालय की बात करूं तो वहाँ छपरा म्यूजियम भी है। और युवाओं की बात करूं तो वहाँ एनसीसी, स्काउट गाइड और हमारे जो युवाओं का एनईपी है या फिर युवा कल्याण कोष है, वो सारे कुछ आपको सारण के हमारे जिला में रखा गया है। तो ये सारे वर्क हमें जो जिला कला संस्कृति के रूप में मिला है वो मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, आप देख भी रही होंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सारण की धरती है जो काफी समृद्ध मानी जाती है। अगर हम भिखारी ठाकुर की बात करें तो बिल्कुल भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, वहीं महेंद्र मिश्र की भी आपने जिक्र की। हम सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे होगा कि बतौर कला संस्कृति पदाधिकारी जो हमारे नवोदित कलाकार हैं, क्योंकि बिहार में मंजूषा पेंटिंग, टिकुली कला यानी चाक्षुष और प्रदर्श कला लोक परंपराएं हमेशा से ही जीवंत रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? सरकार की 1 साल के अंदर बहुत सारी योजनाएं आई है, जिसमें मैं आपको बारी बारी से मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो अभी युवाओं के लिए जो हमारा सांस्कृतिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिला में भी सांस्कृतिक उत्सव महोत्सव मनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, पूर्व में भी चलती रही थी, लेकिन हम लोग के आने के बाद ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। हमारे सारण की बात करूं तो हमारे यहाँ 20 ऐसे सांस्कृतिक महोत्सव है, उत्सव है, जिसमें आपने उसमें से एक आप सोनपुर उत्सव भी देख रहे होंगे, हरिहर महोत्सव भी देख रहे होंगे। ऐसे ही कई सारी जयंतियाँ, कई सारी उत्सव महोत्सव है। तो इसमें युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो लोग इतने पौराणिक कलाकार रहे हैं, इतने शिद्दत से उन्होंने अपनी कला को सीख के रखा है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन
जैसे ही उत्सव महोत्सव की शुरुआत हुई है हमारे ज़िलों में और कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उन्हें बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। वो अपने कला की प्रस्तुति समय-समय पर देते रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में हमने भिखारी ठाकुर महोत्सव भी मनाया है, जिसमें भोजपुरी को लेके जो उन्होंने एक जंग छेड़ा था पूरा भारत में। आप उस महोत्सव में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय भी आए थे और उन्होंने देखा कि जो कला भिखारी ठाकुर के समय में नाटकों के माध्यम से उन्होंने अपने देश के जागरण की बात किए थे, आज भी वो उसी कला को वो नया युवक जो है, युवा कलाकार है, वो उसी तरह से जीवंत रखे हैं और उसको प्रस्तुति दे रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये पौराणिक कला आज भी जीवंत है। तो युवाओं के लिए बहुत सारे क्षेत्र खुल चुके हैं कला के क्षेत्र में। यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दौर से हम गुजर रहे हैं, जी। तो बिल्कुल सांस्कृतिक विकास से ही समृद्धि की बात कही जाती है। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आपके सारण में 20 महोत्सव मनाए जाते हैं और सांस्कृतिक कैलेंडर्स भी सरकार के द्वारा लाया गया है, तो ये हर जिले में होगा? प्रत्येक जिला में जो भी जिला है उसमें कमोबेश कम से कम 4-5 महोत्सव उत्सव तो है ही और इसके साथ ही जो पूरे बिहार के लिए है वो हमारा सांस्कृतिक कैलेंडर में मुख्य रूप से युवा महोत्सव, भास्कर महोत्सव, मकर संक्रांति महोत्सव, ऐसे कई महोत्सव न्यू से शुरुआत किए जा रहे हैं जो मनाना अनिवार्य रूप से है। तो युवाओं कलाकारों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बुजुर्ग कलाकारों का भी अब इसमें बहुत ज़्यादा सहभागिता होना शुरू हो गया है। ज़्यादा मात्रा में वो लोग भी एक्टिव हो चुके हैं कि हमारी जो पौराणिक कला मिटने के कगार पर था, उन्हें दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर विभा, आप कला संस्कृति पदाधिकारी हैं और साथ ही जानकारी भी बहुत उम्दा है। एक जो महत्वपूर्ण बात होता है, चाहे वो कलाकार हो या ऑफिसर हो या आम आदमी हो, सीधा तंत्र हमारा जुड़ा होता है आर्थिक सशक्तिकरण से। तो क्या कलाकार जो महोत्सव में भाग लेते हैं, सरकार द्वारा आप लोग उनको कुछ प्रोत्साहन राशि देती है? जी। तो क्या रहता है, मतलब उनके जीविकोपार्जन का जिनका सीधा संबंध अपनी कला को आगे ले जा करके प्रस्तुतिकरण से, तो क्या इस जीविकोपार्जन के लिए समृद्ध माना जा सकता है कला? देखिए अभी फिलहाल तो जो उत्सव महोत्सव या हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें जिस तरह से मानदेय दिया जा रहा है, कलाकारों की जो पारिश्रमिक है, उनकी जो भुगतान जो की जाती है वो उनके मतलब उससे आर्थिक उपार्जन तो हो सकता है, उनकी जीवन चल सकती है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस पर अभी और पहल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। सरकार ने बहुत हद तक उनके जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, राशियों का भुगतान देते हैं, लेकिन जिस तरह से कला को बढ़ाने की बात हो रही है उसमें कलाकार सिर्फ अपने जीविकोपार्जन को ही चला सकते हैं, उससे उनकी वृद्धि या उनको संचित नहीं कर सकते, उनको और आवश्यकता है, क्योंकि जिस शिद्दत से उन्होंने कला को बचा के रखा है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस संरक्षण पर भी ध्यान दें, कला को बचाने की भी बात करें। तो सिर्फ हम सांस्कृतिक महोत्सव में हम उनसे सिर्फ कार्यक्रम करवा लें और उनको मेहनताना दे के हम उनका सिर्फ भरपाई करें, तो इससे उनके जेबकोपार्जन नहीं चल सकती। हमें बहुत दूरदर्शी सोच रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप, और सबसे बात है कि खुले कंठ से कह रही हैं कि जो हमारे कलाकार हैं जो मुहिम की तरह आगे चल रहे हैं, उन्हें संरक्षित रखने के लिए उनको आर्थिक तौर पर और मदद करने की आवश्यकता है। अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया से गुजर रहे, डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी पारंपरिक कला है और डिजिटल युग में क्या सामंजस्य बैठ पा रहा है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और इस पे अभी हाल फिलहाल में हमारे बिहार सरकार कला संस्कृति विभाग ने डिजिटल माध्यम से कलाकारों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जारी किया है, जिसमें सभी प्रकार के कलाकार, चाहे वह चक्षुष कलाकार हो, परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकार हो या ललित कला के कलाकार हो, सारे परफॉर्मिंग कलाकार इसमें रजिस्टर्ड होंगे। और रजिस्ट्रेशन का एक पर्पस है कि उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम है या जिस तरह की भी उन्होंने प्रस्तुति दे रखा है, उन सबों का फोटो के साथ साथ उनकी प्रस्तुतिकरण और उनकी प्रोफाइल,
वो डिजिटल के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, जिसमें वो जो भी अभी तक प्रस्तुति दे रखे हैं या देने वाले हैं, उस तरह की प्रोफाइल उनकी तैयार की जा रही है, जो सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि देश स्तर पर उनकी प्रोफाइल को दिखाया जाएगा, और किस स्तर की उनकी प्रस्तुति है उसी हिसाब से उनको रोजगार की भी प्राप्ति हो सकती है। हमारे यहाँ 15 अप्रैल 2025 को ही इसकी शुरुआत की गई है, और जैसा कि मैं बताऊं, सारण जिला में अब तक 156 कलाकार रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और कई कलाकार अभी आवेदन भी दिए हैं जिस पर काम कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुहिम सरकार ने छेड़ा है, और इसका बहुत आगे जाके अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। अब स्पेशली क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है खुला आकाश महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है, तो क्या किसी हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल अलग योजनाएं हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं इस पर बोलना चाहूँगी कि अभी तक चाहे हम पौराणिक युग की बात करें, वहाँ से लेकर अब तक जो कला का संरक्षण की है वो हमारी महिला ही है। बिल्कुल। आज भी देख रहे होंगे कि चाहे वह हमारे लोक कला हो या हमारी शास्त्रीय कला हो, ज़्यादातर महिलाएं, क्योंकि महिला का एक स्वभाव भी होता है कला के तरफ खुद से आकर्षण का, और उनकी स्वभाव अपनी वेदनाओं को, अपने जो भावनाएं हैं वह कला के माध्यम से अच्छे से व्यक्त करती हैं। तो निश्चित रूप से महिला को इसमें सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ मुहिम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से हमारी जीविका बहनों के लिए सरकार ने मुहिम छेड़ा है या कुछ करने की बात हो रही है, ऐसे ही हमारी महिला कलाकारों के लिए भी आरक्षण भी होगा कला के क्षेत्र में। तो मतलब हम सिर्फ अपने कंधों पर ये कला और संस्कृति का बोझ उठा कर ना चले, बल्कि हमें भी एक सशक्त पहचान मिले। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और एक जो महत्वपूर्ण जो सवाल है, एक कला संस्कृति पदाधिकारी का समाज के लोगों के बीच भी एक समन्वय होता है, तो बतौर कला संस्कृति पदाधिकारी आप जितने भी हमारे, क्योंकि आप उनकी अग्रणी भूमिका यहाँ निभा रही हैं, स्टूडियो से आप लाइव हैं, तो आप बताएं कि समाज में जो लोग हैं और कलाकार हैं उनके साथ आप लोगों का सामाजिक समन्वय कैसे स्थापित करती हैं? मैं इस पर खुद के लिए ही बोलना चाहूँगी कि मैंने अब तक क्या किया है अपने। जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रशासन और पब्लिक के बीच में हम सेतु का काम करते हैं, कला संस्कृति पदाधिकारी का एक सेतु बांध की तरह काम कर रही है। और मैं इसमें देखी हूँ, मैं खुद भी इस पर प्रयोग भी की हूँ कि जब तक आप डोर टू डोर पब्लिक के बीच हर वो अंतिम व्यक्ति तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपके सरकार की योजनाएं या आपकी जो एम्बिशन है, जो आपने योजना लेके चली है, वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि मैंने खुद घूमा है हर फील्ड में, हर कलाकार से, हर वो तबके के कलाकार से मैं मिली हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई ऐसे कलाकार हैं जो इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कोई तो आएगा, कोई तो ऐसा काम होगा कि हम लोग को भी कोई सरकार के नज़र में हम लोग के काम को दिखाएगा और हम लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा। तो मैं इसमें मानती हूँ कि एक कला संस्कृति पदाधिकारी के रूप में मुझे हर वो कलाकार के बीच में जाके उनकी समस्याओं को, उनके अच्छे कार्यों को देखना होगा, समझना होगा, और इसको अपने प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से उनको प्लेटफॉर्म देने की कार्य भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रशासनिक पद पर रहते हुए और आवाम के बीच एक कनेक्टिविटी और खासकर कलाकारों के साथ जो समन्वय होता है, कला संस्कृति पदाधिकारी ही कर सकता है। बहुत अच्छी जानकारी के साथ। और अब आते हैं, सरकार के द्वारा कुछ अनुदान की भी शुरुआत की गई है, पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई, और ये शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है भारत में पहला राज्य बिहार बन चुका है जो कलाकारों को पेंशन देने की शुरुआत की है। ये पेंशन योजना क्या है और उसके मतलब आहर्ता कौन लोग होंगे? जी, बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलाकार पेंशन योजना, आपने सही बताया कि पूरे भारत में पहला बिहार ही है कि इस पेंशन योजना कलाकारों के लिए जारी किया है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि फिल्म जो हमारे यहाँ फिल्म नीति बनी है, वो भी बिहार में पहला, पूरे भारत में पहला बिहार ही ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि भी फिल्म नीति को के तहत देने जा रही है। और इसमें आप देखेंगे कि फिल्मों को लेकर भी बिहार सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन पेंशन योजना की जहाँ तक बात करूँ तो ये वाकई में एक बिहार के लिए बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, जिसमें आहर्ता जो है इसमें सबसे मुख्य रूप से है वो कलाकार हैं जिनकी अनुभव 10 साल है।
कम से कम उनकी अनुभव 10 साल होनी चाहिए। उम्र का भी उम्र सीमा। उम्र भी बहुत मायने रखता है। उम्र उन्होंने डिसाइड कर दिया है 50 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। साथ ही वह बिहार के नागरिक हो, ये किसी अदर राज्यों की बात नहीं है, सिर्फ बिहार के नागरिकों के लिए है। और उनको वो बिहार के नागरिक के साथ साथ वो किसी सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए। और इसके साथ वो उनके पास 10 साल का अनुभव तो चाहिए ही। और वो उनका कार्य जो है वो कम से कम उनके पास एक प्रोफाइल के रूप में वहाँ के स्थानीय चाहे वह सरकारी कर्मी हो या फिर उनके जो जिनसे उन्होंने सीखा है उनका प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप का कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप कितने अच्छे कलाकार हैं। तो ये सब मापदंड है कलाकार पेंशन योजना को लेकर, जिसमें प्रत्येक माह उनको 3,000 रुपये राशि दी जाएगी। और वो चूँकि उनका सम्मान राशि है, ये बहुत बड़ी राशि तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को खपाया है, जिस तरह से अपने जीवन को कला को समर्पित किया है, ये छोटी सी राशि उनके सम्मान की राशि है और ये बहुत बड़ी पहल है। बहुत अच्छी जानकारी। और बिहार बिल्कुल सभी का सम्मान करता है, हमारे कलाकारों का भी सम्मान करता है। अब मैं आती हूँ कुछ व्यक्तिगत प्रश्न डॉक्टर विभा आपसे, कुछ व्यक्तिगत प्रश्न आपके बारे में जानना चाहूंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मैं लगातार डॉक्टर कह रही हूँ, कौन वाला, पीएचडी या एमबीबीएस, क्या लक्ष्य, इसके अलावा आपके क्या लक्ष्य एक महिला के रूप में? लक्ष्य, हाँ, महिला के रूप में तो अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुए हैं, अभी बहुत आसमां बाकी है। अभी तो नापी हूँ मुट्ठी भर जमी, अभी आसमां बाकी है। क्या बात। तो अभी लक्ष्य पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन ये जहाँ मैं जिस पद पर आई हूँ इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा कहीं ना कहीं बचपन से शौक़ था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। लेकिन मैंने चूँकि हमारे कला का जहाँ तक बात हो रही है ना, कि अभी हमारे कला में बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी कला का ही राह चुना था और मैंने पीएचडी भी मैं कला संगीत में ही की हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई, अच्छा, इसके पहले कि आपसे और बातें करें, आपने संगीत में पीएचडी किया है, तो कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी ज़रूर सुनाऊंगी, तो बस सुना दें। ओके। एक जो अभी मेरे नज़र में एक गाना गुनगुनाने का इच्छा हो रहा है, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है और चूँकि हम आप भी महिला हैं, तो एक लता मंगेशकर के गाना मैं गुनगुनाना चाहूँगी। जभी सजदा करते ही करते गई, जभी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। एक महिला के रूप में आप समाज में खुद को कहाँ देखती हैं और क्या बदलाव चाहती हैं? बदलाव तो बहुत चाहिए, चूँकि अभी भी हमारा समाज उस चीज़ से नहीं निकल पाया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो वो स्वीकार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब आगे बढ़ जाती हैं तो उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है कि महिलाएं बेहतर करने में विश्वास करती हैं, चाहे वह घर की चूल्हा चौका हो या घर की परवरिश की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर क्षेत्र में वो बेहतर करती है क्योंकि वह शिद्दत से करती है, दिल से लगाव से करती है। तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इस तरह का मतलब हमेशा प्लेटफॉर्म मिला है। चाहे मैं अनमैरिड थी तो मुझे घर में भी इस तरह का माहौल मिला कि मैं जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ और जिस तरह से स्वतंत्रता चाहूँ मुझे मिला। मैं जो पढ़ना चाही मैं वहाँ हूँ। आज शादी के बाद भी मेरा छोटा लड़का भी है, बेटा भी है और मेरे हस्बैंड भी है, बहुत कोऑपरेट करते हैं और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ उन्हीं के मतलब सहयोग से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये हमारी ज़िंदगी है। लेकिन मैं और लेडीज़ की बात करूँ तो अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो समझने लगी है अपने अधिकार को
तो उन्हें करने का भी जो है ना जज्बा अभी उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो किन्हीं के कहने पर या किन्हीं के बताने पर करने की इच्छा जता रही है, उनको खुद चॉइस करना चाहिए, मुझे कैसे है, मुझे कैसे करना है, क्या करना है। अभी उनमें बहुत कुछ ज़रूरी है समझने के लिए। बिल्कुल। जी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगी एज ए कला संस्कृति पदाधिकारी डॉक्टर विभा जी? मैं एज ए कला संस्कृति पदाधिकारी लोगों को, कलाकारों को खासकर संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने कला में, आप अपने अ, कला के क्षेत्र में अभी आपको सिर्फ आपको मंच मिला है, लेकिन आप अपने कंपटीशन से उभर के निकलिए। अभी आपकी बहुत आपके कला में उभार करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ हमारी कला सिर्फ हमारे बिहार तक नहीं, हमें देश स्तर तक, विश्व स्तर तक, वैश्वीकरण के दौर में हमारी कला को एक पहचान चाहिए और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और कलाकार जो हैं मेहनत करें और अपनी कला को शिद्दत से सीखें, चूँकि हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकार यूँ ही अपने अनुभव के अनुसार आते हैं और प्रस्तुति देते हैं, लेकिन उनमें अभी प्रशिक्षण की बहुत कमी है। तो वो शिद्दत से सीखें, सीखना वो नहीं चाहते हैं। भागम-भाग के दौर में वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और 2-4 गाना गा के अपने आप को कलाकार समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अभी प्रशिक्षण जीवंत लेते रहना है और लोगों को देते भी रहना है। डॉक्टर विभा, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत जी, आभार बहुत-बहुत प्रकट करते हैं धन्यवाद, आपने और मुझे संस्कृति बुलाया। के विकास में आप लगातार आगे बढ़ते रहें और कलाकारों का उत्थान करते रहें, ऐसे हेतु भी आपका आभार और धन्यवाद। समाज तभी फले फूलेगा जब आप में अभिव्यक्ति और प्रशिक्षण, जैसे कि डॉक्टर विभा ने कहा, प्रशिक्षित आप होते रहें। तो अपनी जो कोशिशें हैं वो तब आपको कामयाब बनाएगी जब आप लगातार कोशिश करेंगे। तो कला संस्कृति पदाधिकारी से बात करने के उपरांत अब वक्त आ चुका है कि हम चले आपको घरेलू नुस्खे की ओर। दर्शकों, भी आपने घरेलू नुस्खा देखा, अब वक्त आ चुका है योग और प्राणायाम। तो आइए देखते हैं योग और प्राणायाम। अब हम आपको सुपाइन बेकासन सिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप ताड़ासन से मुंह के बल यानी प्रोन लेटेंगे स्टिकी मैट के ऊपर। जब आप लेटें तो अपनी टांगों को ऐसे एक्सटेंड करें कि आपके फ्रंटल एंकल्स ज़मीन की तरफ जाएं और अच्छा हो कि अगर वो ज़मीन को स्पर्श कर सकें। फिर आप अपने दाएं हाथ को सीने के सामने ज़मीन पे रखेंगे और लेफ़्ट लेग को मोड़ेंगे। लेफ़्ट लेग को मोड़ेंगे और अपने हाथ को पैर के आर्च की तरफ से ले जाके मेटाटार्सल के ऊपर प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं मेटाटार्सल और हाथ की उंगलियां एक दूसरे के पैरेलल हैं, एल्बो पीछे जा रही है और आप ऐसे घुटने को दबाते हुए लंबी सांस लेते हुए सीने को उठाए रखेंगे और राइट लेग के फ्रंट एंकल को ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा दबा के रखेंगे। बेकासन एक ऐसा आसन है जिससे घुटने में तमाम तरह के फ़ायदे होते हैं। इसका लुब्रिकेशन बढ़ता है, इसकी मोबिलिटी बढ़ती है, अगर अंदर कोई मसल्स डिसलोकेटेड हैं उस पर भी बहुत अच्छा असर होता है। एंकल पे अगर उसकी बात करें तो एंकल की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, अगर एंकल में कोई कैच आया तो वो चला जाता है। और क्योंकि ये बहुत अच्छा आर्च बनाता है फुट पे, तो कैल्केरियस जो स्पर है हील पे वो भी इससे दूर होता है। अब अगर आप कंधे की तरफ जाएं तो देखिए कि कंधे और शोल्डर जॉइंट का कितना अच्छा रोलिंग मूवमेंट है, एल्बो जॉइंट पे असर है। तो कुल मिला के बेकासन दिखने में बहुत ही सरल सा आसन है, लेकिन इसके बहुआयामी फायदे हैं जो इसको बड़ा महत्वपूर्ण आसन बनाता है। आप यही क्रिया दूसरे पैर में भी ज़रूर करेंगे और फिर इस पोज को 30-30 सेकंड से शुरू करिए और 1 मिनट तक दोनों पैरों पर बराबर से होल्ड करेंगे।
उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए इस पैर को सीधा करेंगे और एक बार फिर प्रोन फर्श पे अपना सर रखते हुए लेटेंगे। इस तरह से आपने देखा बेकासन सुपाइन और उसका इम्प्रोवाइजेशन भी, और हमें यकीन है आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन का आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खुला आकाश। हमें दे इजाजत, लेकिन इजाजत से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तस्वुर तुम्हारा, हमारी गज़ल है तस्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना न जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार